आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप एडनॉक में जॉब परफॉर्मर के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस वक्त आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं। वो इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं वही हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर टोटल 50 जो क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही में देखेंगे कि उसके आंसर आपको कैसे देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जेपी होता है, जेपी यानी कि जॉब परफॉर्मर, इसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नाम होता है। जैसे कि आप सऊदी अरामको में जाते हो तो वहां पर उसको परमिट रिसीवर कहते हैं। तो ये जो परमिट रिसीवर होता है या फिर ये जो जेपी होता है, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही होता है, सेम ही फंक्शंस होता है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो जेपी है यानी कि जॉब परफॉर्मर और ये जो परमिट रिसीवर है, ये दोनों एक ही है और इनको पूछे जाने वाले जो भी इंटरव्यू में सवाल है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एरिया क्लासिफिकेशन। जब भी आप एडनॉक में जॉब परफॉर्मर के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल एरिया क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आपको उसमें ये बताना है कि सर इलेक्ट्रिकल एरिया क्लासिफिकेशन में हम 3 क्लासिफिकेशन देखते हैं। उसमें सबसे पहले आता है क्लास 1। क्लास 1 में क्या होता है कि उसमें हाई वोल्टेज होता है 650 वोल्ट्स के ऊपर, और फिर क्लास 2 में मीडियम वोल्टेज आता है जो वोल्टेज होता है 250 वोल्ट से लेकर 650 वोल्ट तक, और थर्ड में आता है अनक्लासिफाइड जिसमें लो वोल्टेज होता है और वो 250 वोल्ट से नीचे होता है। तो ये आपको बताना है जब भी वो आपको क्वेश्चंस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एरिया क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज जोन क्लासिफिकेशन। तो जोन क्लासिफिकेशन के बारे में आपको ये बताना है कि सर जोन क्लासिफिकेशन टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें जोन 0, जोन 1, जोन 2 और चौथा जो है वो है अनक्लासिफाइड। तो ये जो चारों चीजें हैं वो आपको बतानी है कि जिसमें जोन 0 में क्या आता है कि जो भी हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस होती है वो ऑलवेज प्रेजेंट होती है एक नॉर्मल कंडीशन में, यह आपको बताना है जोन 0 में। फिर आपको बताना है कि जोन 1 में क्या होता है कि हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस जो है वो ऑकेशनली प्रेजेंट होती है एक नॉर्मल कंडीशन में। फिर आपको बताना है कि जो जोन 2 है उसमें हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस जो है वो प्रेजेंट रहती है लेकिन एक एबनॉर्मल कंडीशन में। और फिर उसके बाद आपको चौथा क्लास बताना है वो है अनक्लासिफाइड। तो उसमें क्या होता है कि हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस उसमें नहीं होते हैं, यानी कि उससे एरिया फ्री हो जाता है। तो ये चीजें आपको बतानी है जब भी वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे कि जोन क्लासिफिकेशन क्या है। चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पीटीडब्ल्यू। तो आपको ये बताना है कि सर परमिट टू वर्क जो है एक ऑफिशियली लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो जरूरत होता है जब भी आपको वर्क एक्टिविटी सेफ मैनर में कैरिड आउट करना है। तो ये आपको उनको जवाब बताना है। फिर उसके बाद वो ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द सेक्शंस ऑफ पीटीडब्ल्यू। आप जब एडनॉक के लिए इंटरव्यू ले जाते हो तो वहां पर एक परमिट सिस्टम होती है। तो वो जो परमिट सिस्टम है उसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चंस के आंसर में आपको ये बताना है कि सर परमिट सेक्शन में टोटल 6 सेक्शंस होते हैं। उसमें सबसे पहला जो सेक्शंस होता है वो है परमिट रिक्वेस्ट का, जो इलेक्ट्रॉनिकली फिल किया जाता है जॉब ओरिजिनेटर की तरफ से। फिर आपको बताना है कि सेक्शन 2 जो है वो है हजार्ड असेसमेंट और प्रिकॉशंस, जो एरिया अथॉरिटी आइडेंटिफाई करता है। फिर सेक्शन 3 आता है गैस टेस्टिंग रिक्वायरमेंट। फिर सेक्शन 4 आता है परमिट इशू, जिसमें इशूइंग अथॉरिटी और जॉब परफॉर्मर का साइन होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 5 आता है, उसमें होता है रिवैलिडेशन ऑफ पीटीडब्ल्यू, जिसमें इशूइंग अथॉरिटी और जेपी का साइन होता है। और फिर आपको बताना है कि सेक्शन 6 में पीटीडब्ल्यू क्लोजिंग होता है, यानी कि जो परमिट है उसको क्लोज किया जाता है। तो ये 6 सेक्शंस आपको बताने हैं जब भी वो आपको सवाल पूछेंगे कि व्हाट आर द सेक्शंस ऑफ पीटीडब्ल्यू। फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पीटीडब्ल्यू, कि एडनॉक में कितने तरह के परमिट होते हैं। तो आपको उनको ये जवाब देना है कि सर एडनॉक में टोटल 2 टाइप्स परमिट होते हैं। एक होता है कोल्ड वर्क परमिट और दूसरा होता है हॉट वर्क परमिट। तो कोल्ड वर्क परमिट यानी कि ऐसा काम कि जिसमें सोर्स ऑफ इग्निशन का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल है स्कैफोल्डिंग हो गया, केबल लेइंग हो गया, केबल पुलिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशंस हो गया। तो ये जो वर्क एक्टिविटीज है ये कोल्ड वर्क परमिट में आती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि हॉट वर्क परमिट क्या होता है, कि हॉट वर्क परमिट में जो भी काम आप करते हो तो उस काम में आपको सोर्स ऑफ इग्निशन का आप इस्तेमाल करते हो, जैसे कि एग्जांपल है वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एक्टिविटीज, कटिंग। तो ये जो वर्क एक्टिविटीज है उसके लिए आपको हॉट वर्क परमिट लेना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीटीडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स, यानी कि जो पीटीडब्ल्यू सिस्टम होती है एडनॉक में, उसके साथ में टोटल कितनी तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर एडनॉक में टोटल 10 सर्टिफिकेट्स होते हैं पीटीडब्ल्यू के। तो उसमें आता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट, आइसोलेशन सर्टिफिकेट, डी आइसोलेशन सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल हाई वोल्टेज सर्टिफिकेट, कंट्रोल प्रोटेक्शन इन हैबिटेशन सर्टिफिकेट, एक्सकैवेशन सर्टिफिकेट, रेडियोग्राफी सर्टिफिकेट, नॉर्म सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको नॉर्म का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो है नेचुरल ऑकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। फिर उसके बाद है फॉर्मल कंट्रोल प्रोसीजर सर्टिफिकेट, और फिर लास्ट में है व्हीकल एंट्री सर्टिफिकेट। तो ये सारे 10 सर्टिफिकेट्स आपको बताने हैं जब भी वो आपको पूछेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीटीडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स। चलिए अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर अटैच विद पीटीडब्ल्यू, यानी कि पीटीडब्ल्यू के साथ कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच किए जाते हैं। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर जब भी हम पीटीडब्ल्यू लेते हैं तो उसके साथ में हमें मेथड स्टेटमेंट हो गया, टीआरए हो गया। टीआरए यानी कि टास्क रिस्क असेसमेंट, कहीं पर इसको हीरा भी कहते हैं और जेएसए भी कहते हैं। थर्ड हो गया कि उसके रिलेवेंट जो भी ड्राइंग्स है वो आपको अटैच करनी है। और फिर फोर्थ में आपको बताना है कि पीटीडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स। तो ये जो चारों पॉइंट्स है वो आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे कि पीटीडब्ल्यू के साथ कौन से अटैच डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज टीआरए एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टीआरए, यानी कि टीआरए क्या होता है, यानी कि टास्क रिस्क असेसमेंट क्या होता है और उसके कौन से स्टेप्स होते हैं। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर टीआरए एक ऐसी सिस्टम होती है कि जिसमें हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसकी रिस्क को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स। और फिर आपको बताना है कि टीआरए के टोटल 11 स्टेप्स आते हैं। तो उसमें जैसे पहला स्टेप होता है जॉब स्टेप्स, फिर होता है हजार्ड, फिर होता है कॉज, फिर होता है कॉन्सिक्वेंसेस, फिर है पोटेंशियल रिस्क, फिर है एग्जिस्टिंग बैरियर यानी कि कंट्रोल, फिर उसके बाद आता है रिकमेंडेड कंट्रोल्स, फिर है एक्शन बाय जेपी और सुपरवाइजर, फिर उसके बाद आता है रेसिजुअल रिस्क, फिर उसके बाद आता है आलाप और फिर उसके बाद आता है कंप्लीशंस। तो ये जो 11 स्टेप्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपको पूछेंगे कि टीआरए के कौन से स्टेप्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हजार्ड। हजार्ड की डेफिनेशंस आपको बताना है। तो उसमें आपको यही बताना है कि सर हजार्ड इज एनीथिंग विच हैज अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी कि हजार्ड एक ऐसी चीज है कि जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें क्षमता है कि जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रिस्क। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर रिस्क इज प्रोबेबिलिटी एंड सेवरिटी ऑफ हजार्ड, यानी कि रिस्क जो है वो हजार्ड की प्रोबेबिलिटी और सेवरिटी होती है। फिर उसके बाद वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल रिस्क, जैसे कि हमने टीआरए के स्टेप में देखा है। तो उसमें आपको ये बताना है कि सर पोटेंशियल रिस्क एक ऐसी रिस्क है कि जो भी कंट्रोल मेजर्स आप इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले जो भी हजार्ड की रिस्क होती है उसको पोटेंशियल रिस्क कहते हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रेसिजुअल रिस्क, जैसे कि हमने इसके पहले टीआरए के स्टेप में देखा था। तो रेसिजुअल रिस्क यानी कि ऐसी रिस्क कि जो कंट्रोल मेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो भी रिस्क बचती है तो उसे रेसिजुअल रिस्क कहते हैं। फिर उसके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज आलाप। तो आपको ये बताना है कि सर आलाप यानी कि एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिस्क है वो आपको एज मच एज पॉसिबल उसको कंट्रोल करना है। और फिर उसके बाद अगर आप उसको रिड्यूस करना चाहो तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही हाई रहेगी एज कम्पेयर टू उसके जो बेनिफिट्स है उसको रिड्यूस करने के। फिर उसके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ टीआरए, या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपको ये जो टीआरए है उसको आपको कब रिवाइज करना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर टीआरए की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की होती है और वो किस कंडीशंस में रिवाइज किया जाता है। तो उसके लिए वर्क लोकेशन अगर चेंज होता है या फिर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अगर यूज करते हो तो उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं, या फिर वर्क एक्टिविटी है उसमें अगर कोई चेंजेस आता है, या फिर इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट, इस केसेस के दौरान आपको टीआरए को रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो जेपी के इंटरव्यू के लिए वो पूछ सकते हैं, वो है कि व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ लिफ्टिंग एक्टिविटी। तो उसमें आपको ये बताना है कि सस्पेंडेड लोड, क्रेन कोलैप्स, फॉल ऑफ लोड, डैमेज टूल्स एंड टैकल्स, इम्प्रॉपर सिग्नलिंग, अनइवन ग्राउंड कंडीशंस, एडजेसेंट या फिर नियर बाय जो भी स्ट्रक्चर्स है, ओवरहेड पावर लाइंस, मैकेनिकल फेलर, इम्प्रॉपर रिगिंग, अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ लोड। तो ये जो सारे हजार्ड्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि लिफ्टिंग के क्या हजार्ड्स है।
फिर आपको वो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि लिफ्टिंग के क्या प्रिकॉशंस है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर लिफ्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हमारे पास PTW होना चाहिए, फिर है उसका लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए, फिर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस और कलर कोडिंग होना चाहिए उस क्रेन का, टूल्स का और टैकल्स का। फिर उसके बाद थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रेन ऑपरेटर का, रिगिंग सुपरवाइजर का और रिगर्स का। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि ओनली अप्रूव जो रिगर है यानी कि ओनली सिंगल जो ट्रेन रिगर है वही जो है वो सिग्नल देगा क्रेन ऑपरेटर को। फिर उसके बाद आपको बताना है कि क्रेन को जहां पर भी आप पोजीशंस करोगे तो वो जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर है उससे आपको दूर उसको जो है वो पोजीशंस करना है और ओवरहेड पावर लाइन से भी आपको उससे दूरी बनाए रखनी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि क्रेन का जो मेंटेनेंस है वो सबसे पहले आपको करना है। फिर उसके बाद आता है कि डेली इंस्पेक्शंस आपको उस क्रेन का करना है, फिर है बैरिकेड करना है और साइन बोर्ड लगाना है। फिर उसके बाद बताना है कि जो भी सस्पेंडेड लोड है उसके नीचे में खड़ा नहीं रहना है। फिर उसके बाद है कि जो भी आउट रिगर्स है वो फुल्ली कंप्लीटली एक्सटेंडेड होने चाहिए, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है जैसे कि एंटी ट्यूब लॉक डिवाइस हो गया, एनेमोमीटर हो गया, लिमिट स्विच हो गई, लेवल इंडिकेटर्स हो गए, ये सारे सेफ्टी डिवाइसेस जो है वो क्रेन में इंस्टॉल होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी क्रेन है उसको ग्राउंड लेवल पर आपको अच्छे से पोजीशंस करना है और उसके जो आउट रिगर्स है वो आउट रिगर पैड्स के ऊपर आपको प्लेस करना है। और फिर उसके बाद आपको बताना है कि जब भी आप लिफ्टिंग का काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको 2 टैगलाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि लिफ्टिंग के दौरान आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिंपल लिफ्ट प्लान या फिर लिफ्टिंग प्लान। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर लिफ्टिंग प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कि जिसके थ्रू हम सेफ वर्किंग लोड जो है वो क्रेन का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लोड चार्ट। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर लोड चार्ट जो है वो क्रेन में होता है और उसमें हम सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी उस क्रेन की कितनी है वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द पैरामीटर्स जैसे कि बूम लेंथ हो गया, बूम एंगल हो गया और बूम रेडियस हो गया। तो इनके थ्रू जो है हम सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो क्रेन की है वो हम कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद वो ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग इन एडनॉक। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर टोटल 3 टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग होती है। तो उसमें सिंपल लिफ्ट हो गया, हेवी लिफ्ट हो गया और क्रिटिकल लिफ्ट हो गया। तो सिंपल लिफ्ट में क्या होता है कि जो भी वेट है जो 20 टन से कम होता है वो सिंपल लिफ्ट में आता है और जो भी लोड 20 टन से ज्यादा होता है वो हेवी लिफ्ट में आता है। और क्रिटिकल लिफ्ट में क्या आता है कि जो भी क्रेन का इस्तेमाल आप लिफ्टिंग के लिए कर रहे हो तो उसका जो सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है उसका अगर 80% के अबाव अगर चला जाता है तो वो क्रिटिकल लिफ्ट में आता है। फिर उसके बाद जो है टेंडम लिफ्टिंग यानी कि 2 क्रेन का इस्तेमाल आप लिफ्टिंग के लिए अगर कर रहे हो तो वो भी क्रिटिकल लिफ्ट में आता है। और फिर उसके बाद है लिफ्टिंग ओवर लाइफ फैसिलिटीज, तो वो भी ये क्रिटिकल लिफ्ट में आता है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है जब भी वो आपको क्वेश्चंस करते हैं कि कितने टाइप्स की लिफ्टिंग होती है एडनॉक में। तो उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द हजार्स ऑफ पावर टूल्स, यानी कि पावर टूल्स में कौन से हजार्स होते हैं। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर इलेक्ट्रिक शॉक, फायर एंड एक्सप्लोजन, स्पार्क्स, कट इंजुरीज, बर्न इंजुरीज, नॉइज, वाइब्रेशन। तो ये जो सारे हजार्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चंस करते हैं कि व्हाट आर द हजार्स ऑफ पावर टूल्स। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ पावर टूल्स, यानी कि पावर टूल्स के दौरान आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर कि जो भी टूल्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका जो पावर सप्लाई रहेगा वो 110 वोल्ट रहेगा और साथ ही में उस पैनल में हम 30 मिली एम्पियर की एलसीबी जो है वो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि डेडमैन स्विच जो है हम उसको प्रोवाइड करेंगे। फिर है मशीन गार्ड, यानी कि जो भी मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका प्रॉपरली गार्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी एरिया है जहां पर भी आप पावर टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हो तो उस एरिया में जो भी कंबस्टेबल और फ्लैमेबल मटेरियल है उसको आपको रिमूव करना है। फिर आपको बताना है कि जो भी पावर टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि ग्राइंडिंग मशीन हो गया तो उस ग्राइंडिंग मशीन में जो भी डिस्क लगता है, डिस्क यानी कि उसकी जो व्हील होती है, तो उसका जो आरपीएम है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए उस मशीन के आरपीएम से, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि 100% स्पार्क कंटामिनेंट होना चाहिए, यानी कि जहां पर भी आप पावर टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो और जहां पर बहुत सारा स्पार्क अगर निकल रहा है तो उस एरिया को आपको स्पार्क कंटामिनेंट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो एरिया टोटली कंप्लीटली कवर हो जाएगा और निकलने वाला जो भी स्पार्क है वो बाहर निकल नहीं पाएगा। फिर आपको बताना है कि उस एरिया को आपको वेल्डिंग बूथ जो है वो प्रोवाइड करना है। फिर आपको बताना है कि फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फायर ब्लैंकेट होना चाहिए, एक ट्रेन फायर वॉचर होना चाहिए, जो भी पर्सन वहां पर काम कर रहा है उसके पास डबल आई प्रोटेक्शन होना चाहिए, यानी कि सेफ्टी गॉगल्स हो गया, फेस शील्ड हो गया। फिर उसके बाद लेदर ग्लोव्स होने चाहिए, एफ्रॉन होना चाहिए, हेयरिंग प्रोटेक्शन होना चाहिए जैसे कि एयर प्लग हो गया, एयर मफ हो गया।
फिर आपको बताना है कि जो भी काम का लॉन्ग ड्यूरेशंस है तो उसके लिए आपको जॉब रोटेशंस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है जब भी वो आपको सवाल पूछते हैं कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ पावर टूल्स। फिर उसके बाद आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आइसोलेशन प्रोसेस, यानी कि लोटो प्रोसेस। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर जो भी एनर्जी सोर्सेस है उसको सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है और फिर हमें नोटिफाई करना है उन लोगों को जो भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। फिर हमें इक्विपमेंट को शट डाउन करना है, फिर उसके बाद जो भी इक्विपमेंट है उसको आइसोलेट करना है, फिर उसके बाद लोटो को यूज करना है, यानी कि लॉग आउट टैग आउट को हमें यूज करना है उस इक्विपमेंट के ऊपर, और फिर जो भी स्टोर एनर्जी है उसको आपको रिलीज करना है। फिर दोबारा आपको रीचेक करना है कि जो भी आइसोलेशन आपने किया है वो बराबर है कि नहीं है, और फिर उसके बाद जो है आपको एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है और फिर लास्ट में आपको लोटो को रिलीज करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज आइसोलेशन प्रोसेस और लोटो प्रोसेस। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वर्क एट हाइट में आपको कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको सिंपली बताना है कि सर फॉलिंग फ्रॉम हाइट वो एक हजार्ड है, यानी कि ऊंचाई से गिरने का जो खतरा है वो एक हजार्ड है। फिर आपको बताना है कि जो मटेरियल है या फिर जो भी इक्विपमेंट है वो भी ऊंचाई से गिर सकते हैं। तो ये जो सारे हजार्ड्स है वो आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्क एट हाइट के हजार्ड्स क्या है। फिर आपको वो पूछ सकते हैं कि वर्क एट हाइट में आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं या फिर कंट्रोल्स लेने हैं। तो उसके लिए आपको ये बताना है कि सर फुल बॉडी जो हार्नेस है उसमें टूल लाइनर्ड होनी चाहिए, 100% टाई ऑफ होना चाहिए, फिर जो भी स्कैफोल्ड है उसको गार्ड रेल होना चाहिए, टू बोर्ड्स होना चाहिए, और जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो बाकायदा इंस्पेक्टेड होना चाहिए और उसमें टैग लगना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि स्पैनर का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए टूल लाइनर्ड होने चाहिए। और फिर उसके बाद है कि जो भी अनवांटेड मटेरियल है वर्क एट हाइट के ऊपर उसको आपको स्टोर नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मोबाइल स्कैफोल्डिंग के वक्त कौन से हजार्ड्स होते हैं। तो उसमें आपको ये बताना है कि सर स्कैफोल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो सकती है, एक्सीडेंटल मूवमेंट हो सकता है उस मोबाइल स्कैफोल्ड का, मोबाइल जो स्कैफोल्ड है वो टॉपलिंग हो सकता है, मोबाइल स्कैफोल्ड में जो भी वेव्स लगे हैं उसको अगर मान लो अनलॉक नहीं किया और उस कंडीशंस में अगर उसको मूव कर रहे हैं तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि उस मोबाइल स्कैफोल्ड में अगर ऊपर में स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म में अगर पर्सन्स है और फिर अगर उस मोबाइल स्कैफोल्ड को अगर आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी एक हजार्ड है। और फिर है कि मोबाइल स्कैफोल्ड जहां पर है उसके नजदीक या फिर कोई भी ओवरहेड पावर लाइंस है और उसके कांटेक्ट में अगर वो स्कैफोल्ड आती है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोबाइल स्कैफोल्डिंग में कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो भी स्कैफोल्ड है उसके ऊपर ग्रीन टैग है कि नहीं है, वो सबसे पहले हमें चेक करना है। फिर आपको ये बताना है कि जो भी मोबाइल स्कैफोल्ड है उसके ऊपर कोई भी पर्सन अगर स्टैंडिंग है तो उस दौरान उस मोबाइल स्कैफोल्ड को आपको मूव नहीं करना है। फिर आपको बताना है कि मोबाइल स्कैफोल्ड को मूव करने से पहले आपको चेक करना है कि उसके जो व्हील लॉक्स है वो प्रॉपर कंडीशंस में है कि नहीं है, यानी कि उसको आपको अनलॉक करना है। अगर वो लॉक कंडीशंस में है तो उस दौरान आपको उस मोबाइल स्कैफोल्ड को मूव नहीं करना है। फिर आपको बताना है कि मोबाइल स्कैफोल्डिंग का जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर से आपको शॉर्टकट नहीं लेनी है। फिर आपको बताना है कि मोबाइल स्कैफोल्ड को जब भी आपको मूव करना है, मूव करने से पहले जो भी उसके व्हील्स है उसको आपको अनलॉक करना है। फिर आपको बताना है कि स्कैफोल्ड की जो पोजीशंस है वो आपको कोई भी जो सरफेस एज हो या फिर नियर बाय जो भी ओवरहेड पावर लाइंस है उसके नजदीक में आपको स्कैफोल्ड को पोजीशन नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है जब भी वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि मोबाइल स्कैफोल्ड के वक्त आपको कौन से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज H2S। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो हाईली टॉक्सिक और कोरोसिव गैस है। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि H2S जो गैस है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सवाल आपको क्यों पूछा जाता है, क्योंकि एडनॉक में जब भी आप काम कर रहे हो तो वो ऑयल एंड गैस फील्ड है, तो वहां पर H2S गैस होने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। तो इसलिए उस H2S गैस के बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आपको ये सवाल पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर H2S गैस जो है वो हाईली टॉक्सिक होती है, कोरोसिव होती है, वो जो है वो पानी में जो है वो सोल्यूबल हो जाती है, वो कलरलेस गैस है और उसका रोटन एक जैसा स्मेल आता है, यानी कि सड़े हुए जो अंडे हैं उसकी तरह जो है उसका स्मेल आता है एट 1 ppm पर। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो H2S गैस है उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सिंपली आपको ये बताना है कि सर जो भी पर्सन्स वहां पर काम करने वाले हैं उन सभी का H2S ट्रेनिंग होना चाहिए, उन सभी के पास पर्सनल H2S गैस मॉनिटर होना चाहिए। फिर उसके बाद ईबा उन सभी के पास होना चाहिए, ईबा यानी कि इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग एपरेटस।
फिर आपको बताना है कि विंडसॉक होना चाहिए, H2S अलार्म वहां पर होना चाहिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट होना चाहिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, इमरजेंसी स्टैंड बाय व्हीकल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि H2S के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इन केस अगर H2S लीक अगर हो जाता है तो उस वक्त आपको कैसे इवैक्यूएट होना है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर जैसे ही हमें पता चलेगा कि वहां पर H2S गैस लीक हो गई है तो इमीडिएटली हमें जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो सबसे पहले हमें स्टॉप करनी है। फिर हमें हमारे पास जो भी ईबा है उसको सबसे पहले हमें पहनना है। पहनने के बाद हमें ये देखना है कि कोई भी इक्विपमेंट अगर रनिंग कंडीशंस में है उसको अगर हम पॉसिबल हो सके तो स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो है हमें विंडसॉक को देखना है और पता करना है कि विंड डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे ही हमें विंड डायरेक्शन का पता चलेगा तो सबसे पहले हमें क्रॉस विंड डायरेक्शन में चलना है और वो कब तक चलना है कि जब तक हमारा जो H2S मॉनिटर है वो अलार्म देते जाएगा तब तक हमें जो है वो कंटिन्यूअस उस क्रॉस विंड डायरेक्शन में चलते रहना है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो जो अलार्म देना बंद हो जाएगा यानी कि उसका जो रिंगिंग है वो बंद हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपविंड डायरेक्शन में जाना है और सेफली आपको असेंबली पॉइंट में पहुंचना है। फिर उसके बाद असेंबली पॉइंट में हेड काउंट होगा और फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर इन्फॉर्म किया जाएगा कि यहाँ पर जो है H2S लीक हुआ है और हमने जो है वहां से इवैक्यूएशन किया है। इन केस उस इवैक्यूएशन के दौरान अगर आपको लगता है कि कोई भी पर्सन उस हेड काउंट में मिसिंग है तो आपको तुरंत वो जानकारी जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को देनी है और बताना है कि सर हमारा जो एक कोई पर्सन है वो अभी तक मिसिंग है और वो वहां से निकला हुआ नहीं है, तो उसके लिए प्लीज आप रेस्क्यू टीम को सेंड कीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं कि जब भी वो आपको सवाल पूछते हैं कि अगर इन केस H2S अगर लीक होता है तो आपको कैसे इवैक्यूएट होना है। फिर उसके बाद वो आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर 2 और मोर एक्टिविटीज जो है वो कैरिड आउट होती है सेम लोकेशन में सेम टाइम पर और उसकी वजह से जो भी वर्कर्स है वो अफेक्टेड हो जाते हैं उस एक्टिविटी में जो भी हजार्ड्स इन्वॉल्व है उसकी वजह से, तो उसको कन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। फिर उसके बाद ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटी अगर मान लो वहां पर है तो उस दौरान आपको क्या करना है। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो भी मशीनरीज है या फिर जो भी इक्विपमेंट है उसका सेफली इस्तेमाल करने के लिए आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर हाई रिस्क एक्टिविटी आपको अगर करनी है तो उस दौरान आपको क्या करना होता है। फिर उसके बाद वो ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि कितने टाइप की इमरजेंसीज होती है और उसके लिए आपको क्या एक्शन लेना है उस इमरजेंसी के वक्त। जैसे कि उसमें आपको पूछ सकते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी क्या होती है, फायर की इमरजेंसी हो गई, वर्क एट हाइट की इमरजेंसी हो गई, H2S लीक की इमरजेंसी हो गई, तो इसके बारे में वो आपको सवाल पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है, यानी कि ये जो सवाल है ये आपको 100% पूछते ही है। उसमें क्या पूछते हैं कि व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, उसके हजार्ड्स क्या है और उसके रिलेवेंट आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो ये जो सवाल है वो ज्यादातर हर एक इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज गैस टेस्टिंग और ये जो गैस टेस्टिंग है ये कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सोर्स ऑफ इग्निशन, उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी वो आपको पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग टैग के कितने टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सकैवेशंस क्या होता है, उसके हजार्ड्स क्या होते हैं और उसके रिलेवेंट प्रिकॉशंस क्या होते हैं। तो ये भी सवाल जो है वो ज्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेल्डिंग एक्टिविटी और कटिंग एक्टिविटी के वक्त कौन से हजार्ड्स होते हैं और उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो ये भी जो सवाल है वो ज्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है। फिर उसके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज LSR यानी कि लाइफ सेविंग रूल। आपको मैं बता दूं कि जब भी आप एडनॉक में काम करते हो तो वहां पर टोटल 10 LSR होते हैं, यानी कि लाइफ सेविंग रूल। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यू में आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज स्टॉप पॉलिसी। तो स्टॉप पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एडनॉक में स्टॉप पॉलिसी होती है, उसमें स्टॉप पॉलिसी का एक कार्ड होता है, यानी कि हर एक वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, हर किसी पर्सन को ये अथॉरिटी दी गई है कि आप स्टॉप कार्ड का यूज करके आप किसी भी अनसेफ काम को रोक सकते हो। और फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है और वो होता है कि जेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यानी कि जो भी जॉब परफॉर्मर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको डिटेल में उनको बताना है। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैडर्स एंड पोजीशंस। तो ये भी सवाल जो है वो आपको पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पास सिस्टम। पास सिस्टम यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का आपको कैसे इस्तेमाल करना है इनकेस अगर फायर हो जाती है।
तो उस पास सिस्टम में आपको P का फुल फॉर्म बताना है, जैसे कि पुल द पिन, A का फुल फॉर्म होता है एम एट द बेस ऑफ फायर, S का फुल फॉर्म होता है स्क्वीज द हैंडल, S का फुल फॉर्म होता है स्प्रिट झिगजैग या फिर स्प्रिट फ्रॉम साइड टू साइड। तो ये जो है ये पास का रूल है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टार्ट कार्ड। तो ये जो स्टार्ट कार्ड है इसका आपको मीनिंग बताना है, जैसे कि उसका फुल फॉर्म होता है सेफ्टी टास्क एनालिसिस रिस्क रिडक्शन टास्क। तो ये बातें आपको बतानी है जब भी वो आपको पूछते हैं कि व्हाट इज स्टार्ट कार्ड। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसमें आपको बताना है कि फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्लोज सर्किट में, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। या आपको सिंपली उसका आंसर देना है। फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्यों 110 वोल्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इंस्टीड ऑफ 220 वोल्ट। तो उसमें आपको सिंपली आंसर देना है कि सर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से होने वाली जो भी रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए जो है हम 110 वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फायर ट्रायंगल। तो उसके लिए आपको बताना है कि फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, ये जो है ये फायर ट्रायंगल्स के कंपोनेंट्स होते हैं और इसकी वजह से जो है वो फायर ट्रायंगल जो है वो क्रिएट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि जब भी आप जॉब परफॉर्मर के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो एडनॉक में, तो उसके दौरान आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने कैसे आंसर देना है। तो ये जो सारे क्वेश्चनरीज हमने यहाँ पर देखी है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही सवाल जो है इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इजीली इस इंटरव्यू को पास कर सकते हो और आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है। इस क्वेश्चनरीज में अगर आपको कोई टॉपिक अगर समझा नहीं है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये जो हिस्सा है ये आपको समझा नहीं है, मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।